राजनाथ सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर मीटिंग मी एंड इट्स द फर्स्ट टाइम. बहुत बहुत धन्यवाद. आप बीजेपी प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार मौका मिला आपसे बात करने के लिए. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू. राजनाथ जी, पहला सवाल है कि आप अपने को बहुत अंडर प्ले करते हैं. आप बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, काफी हाई प्रोफाइल लीडर है, देश के टॉप 5-6 पॉलिटिकल लीडर्स में होंगे. बट यू आर अ पर्सन हु इज अंडर प्लेइंग हिमसेल्फ ऑल द टाइम. इज दिस अ डेलिबरेट स्ट्रैटेजी? क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी है एक तरह से? नहीं, स्ट्रैटेजी का पार्ट इसे नहीं माना जाना चाहिए. वैसे मैं जो कुछ भी करता हूं, जो मेरे स्वभाव के अनुरूप है, वही करने की मैं कोशिश करता हूं. किसी चीज को बहुत ज़्यादा बनाकर बनावटी तरीके से लोगों के सामने पेश करना अथवा खुद को पेश करने की कोशिश करना, इस पर मेरा कभी यकीन नहीं रहा है. मेरी ये एक निश्चित धारणा रही है कि परमात्मा ने जिस रूप में आपको भेजा है, जो आपको प्रकृति जो भी स्वभाव दिया है, आपको उसी तरीके से आचरण करना चाहिए. अपने को बनाकर अथवा जिसे हिंदी में सीधे कह सकते हैं कि नकली तरीके से लोगों के सामने पेश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. तो क्या ये आजकल के राजनीतिक लीडर्स करते हैं? करते हों अथवा न करते हों, लेकिन मैं करता हूं, ये मैं कह सकता हूं. हमारी इसमें एक दृढ़ आस्था है, दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य को ऐसे ही जिंदगी जीनी चाहिए. परमात्मा ने जिस रूप में आपको जन्म दिया है, जो आपको स्वभाव दिया है, उसके अनुरूप ही आपको आचरण और व्यवहार करना चाहिए. बट आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये बात चल रही है आजकल बहुत कि एक तरफ है नरेंद्र मोदी, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, और एक तरफ है राजनाथ सिंह, जो अपने आप को अंडर प्ले करते हैं. पहले तो मैं नरेंद्र भाई के बारे में कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं मानता कि नरेंद्र भाई अपने को बहुत प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते होंगे. हाँ, ये बात सच है कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो उनका परफॉर्मेंस रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर, अथवा जिस प्रकार की उन्होंने गुड गवर्नेंस गुजरात को दी है, और जिस प्रकार का गुजरात को एक डेवलपमेंट के मामले में एक मॉडल स्टेट के रूप में लाकर उन्होंने खड़ा किया है, उसके कारण स्वाभाविक रूप से कॉमन मैसेज में उनको एक प्रोजेक्शन मिला है. और हमारा जहां तक सवाल है कि जब भी, चाहे मैं चीफ मिनिस्टर रहा अथवा सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में दो बार अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है, लेकिन समय मुझे बहुत ही कम मिला है. तो लेकिन उस थोड़े समय में जितना कर सकता था उतना करने की कोशिश की है. लोग तो ये कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी एम्बिशियस इंसान है, काफी एम्बिशियस. कोई नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी एम्बिशियस है. आपको क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी एम्बिशियस होते तो मैं समझता हूं कि वो कभी भी उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनना वो स्वीकार न करते, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जीवन में कुछ खुद प्राप्त करने की लालसा नहीं रहती है. कोई व्यक्ति आता है तो प्रायः जो आजीवन अविवाहित होते हैं अथवा जिन्होंने समाज के लिए पूरा अपना जीवन ही समर्पित करने का संकल्प लिया हो, ऐसे ही लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आते हैं. यदि ओवर एम्बिशियस होते यदि नरेंद्र भाई, तो मैं समझता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनना स्वीकार न करते. उनकी भी इच्छा आईएएस बनने की होती है, आईपीएस बनने की होती, अथवा सीधे पॉलिटिक्स में आकर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रही होती. लेकिन लंबे समय तक वो प्रचारक रहे हैं, और प्रचारक ही नहीं रहे. जब उनको राजनीतिक क्षेत्र में कहा गया नहीं, अब जाइए आप अपना राजनीतिक क्षेत्र में काम करिए, यानी भारतीय जनता पार्टी में, तो इस भारतीय जनता पार्टी में भी आकर लंबे समय तक उन्होंने संगठन का काम किया है. लेकिन जिस प्रकार की एक परिस्थिति गुजरात में पैदा हुई, उसमें यहाँ की सेंट्रल लीडरशिप ने यह विचार किया कि नरेंद्र भाई को अब चीफ मिनिस्टर के रूप में गुजरात भेजा जाना चाहिए. तो पार्टी का जब आदेश हुआ तो फिर उन्होंने इस जिम्मेदारी को गुजरात में स्वीकार किया था. जब से आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, राजनाथ जी, एक जुगलबंदी सी बन गई है जी आपके और नरेंद्र मोदी के बीच में. तो लोगों को लग रहा है कि जो 2014 का जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये एक तरह से राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के जुगलबंदी का चुनाव होगा. नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता. हम दोनों के बीच कोई जुगलबंदी नहीं है. उसको जितनी भी हमारी लीडरशिप हमारी सेंटर की है, आप कहना हो तो उसको हिंदी में बहुबंदी कह सकते हैं, मैंने मल्टीपुल बंदी यह तो हो सकता है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए जो कुछ भी हमने सीखा है अपने बड़े नेताओं से, कि केवल अपनी ही चिंता नहीं करनी चाहिए,
बल्कि जो भी अपने सहयोगी हों, जो भी अपने मित्र हों, उन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से प्रयत्न वही करता हूं। अब सफलता कितनी मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, ये मैं इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता, बल्कि 6 अप्रैल को जब आप ये भारतीय जनता पार्टी के फाउंडेशन डे पे गए, अहमदाबाद गए, और आपने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और वैसे तो मुझे आखिरी, I should be speaking last. Last, of course. But you said the honor should go to the most popular leader of the BJP. ऐसा है कि जो वहां कार्यक्रम लोगों ने तैयार किया था, उसमें मैं अंतिम वक्ता था, लास्ट ओरेटर जी। लेकिन मैं विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट तो हूं जी, लेकिन कॉमन मासेज में यदि पॉपुलर यदि कोई है तो वह नरेंद्र भाई हैं। स्वाभाविक रूप से जनता जो सबसे लोकप्रिय नेता होता है उसको सुनना चाहती है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले भाषण देकर अपनी बात रख लूं जनता के सामने, फिर उसके बाद इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को बोलने का अवसर देना चाहिए। आपने ये भी कहा कि 2014 में भारत के लोग विल टीच अ लेसन टू द कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने मोदी को यमराज के साथ कंपेयर किया था। ये सब नहीं कहना चाहिए कांग्रेस को, नहीं, मगर कहा था, और आपने कहा कि लोग पीपल विल टीच अ लेसन। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि हमारे देश की जनता जिस सभ्यता और जिस संस्कृति को स्वीकार करती है, मैं समझता हूं कि उसमें इस प्रकार के अल्फाज का, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उनको बहुत पसंद नहीं करती है। मैंने स्वयं भी अपने जीवन में बराबर यह सावधानी बरती है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, भले ही हमारा कोई पॉलिटिकल अपोनेंट ही क्यों न हो, लेकिन उसके लिए मैं न करूंगा। राजनाथ जी, सीधा सवाल आपसे है जी, क्या आप नरेंद्र मोदी जी को अपने साथ इस वक्त ले जा रहे हैं, या फिर आप नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी का जहां तक प्रश्न है, नरेंद्र मोदी हों, चाहे सुषमा जी हों, चाहे अरुण जी हों, खैर अडवाणी जी, जोशी जी, ये सब सारे लोग, चाहे हमारे नितिन जी हों, वेंकैया जी हों, ये सब सारे लोग जो हैं, ये सब तो हम लोग सब साथ ही चलने वाले लोग हैं। लेकिन जहां तक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का प्रश्न है, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट होने के बावजूद अकेले मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। एक हमारी पार्टी की अपेक्स बॉडी है जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड कहते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही इस प्रकार के सारे डिसीजंस होते हैं। इसके पहले भी यही ट्रेडिशन भारतीय जनता पार्टी में रहा है, और हमारा यह मानना है कि हमको अकेले कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि चाहे कोई किसी गवर्नमेंट का हेड क्यों न हो, उसको सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं भले ही पार्टी प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैं सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। सिस्टम के साथ जो भी खिलवाड़ करता है, मैं समझता हूं उसका खामियाजा समाज को और देश को भुगतना पड़ता है। आपके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे नितिन गडकरी, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ माने जाते थे। अब आप कह सकते हैं कि ही वाज नॉट, बट दे वर सीन टू बी अपोज्ड टू ईच अदर। मगर आप, और उस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लोग थे उनको अकोमोडेट किया गया था। आप जो नरेंद्र मोदी के लोग हैं उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। आप, जब पहली बार आपसे बात हुई थी जब आप अध्यक्ष बने थे, उसके बाद रीजिग हो गई बीजेपी की टीम। मुझे लगता है राजनाथ जी कि जो अभी नई टीम बनाई है आपने, इसमें आपके तो अपने करीबी लोग वगैरह जिनको आप मानते हैं उनको है, मगर नरेंद्र मोदी के करीबी लोग और नरेंद्र मोदी के स्ट्रेटेजिस्ट जैसे अमित शाह, इनको आपने टीम में रखा है, स्मृति ईरानी को रखा है। तो लोग कहते हैं कि इसमें टीम मोदी का एक छाप है और राजनाथ सिंह ने इसको स्ट्रेटेजिकली किया है। वैसे अर्णव जी, मैं बताऊं जी कि पता नहीं देश स्वीकार करेगा अथवा नहीं करेगा हमारी बात को, लेकिन इस बात के लिए ईश्वर साक्षी है। हो सकता है किसी एकाक नाम के लिए नरेंद्र भाई ने कोई चर्चा की होगी मुझसे, लेकिन जिन लोगों को भी मैंने कमेटी में रखा है, नरेंद्र भाई ने किसी भी व्यक्ति के लिए यह नहीं कहा कि अध्यक्ष जी फला व्यक्ति को आप उपाध्यक्ष बनाइए, फला व्यक्ति को महामंत्री बनाइए, कहा कि फला व्यक्ति को मंत्री बनाइए। और यह बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए मैं कह रहा हूं। आपके बीच में बातचीत नहीं होती है? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नरेंद्र भाई का एक गुण मैंने देखा है,
और आज प्रेसिडेंट बनने के बाद नहीं देखा है। इसके पहले भी जब मैं 4 साल पार्टी का प्रेसिडेंट रहा हूं, उस समय भी मैंने देखा है कई फैसले उनकी इच्छा के खिलाफ मैंने किया है। कई फैसले, जैसे टिकट देने में भी फैसले उनकी इच्छा के खिलाफ मैंने किया है। विधानसभा में भी किया है, लोकसभा में भी किया है। भले ही क्षण भर के लिए उन्होंने अपना उस पर कोई विरोध दर्ज कराया होगा कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं और यह है वह है जो कुछ भी, लेकिन यदि प्रेसिडेंट के नाते मैंने डिसीजन किया है तो एक संगठन के साधारण से कार्यकर्ता को जैसे मानना चाहिए, वैसे ही नरेंद्र भाई ने पार्टी प्रेसिडेंट के उस डिसीजन को स्वीकार किया है। यह मैंने गुण देखा है। तो उन्होंने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा कि आप किसको अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में मेंबर बना रहे हैं, किसे आप ऑफिस विदेयर बना रहे हैं, नहीं कहा। लेकिन मैंने देखा प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह कहा जाता था कि राजनाथ सिंह की तो कमेटी है, एग्जीक्यूटिव है और उस पर मुहर नहीं। देखिए, आप यू मे डिनाई दैट जो नई पार्लियामेंट्री बॉडी बनी है इसमें कोई नरेंद्र मोदी के लोग हैं वगैरह, मगर अमित शाह को जो पार्लियामेंट्री बॉडी पे आप लाए हैं, इसका एक कंपैरिजन इस चीज से होगा राजनाथ जी की एक इंटरव्यू था जिसमें यह कहा गया था कि आपने कहा था कि येदियुरप्पा के केस पे यू हैड सेड दैट इफ प्राइमा फेसी अ केस इज बिल्ट अगेंस्ट एनी लीडर ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस। देखिए हमारी तो इफ प्राइमा फेसी अ केस इज बिल्ट अगेंस्ट एनी लीडर ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस, देन what explains the induction of Amit Shah, who is an under trial in the BJP parliamentary body? हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन, except Narendra Modi's back. मैं इसको एक्सप्लेन मैं करना चाहूंगा। देखिए, आपने भी इसके पहले कहा कि जो भी चुनाव होते रहे हैं गुजरात में भी, उसमें भी एक मैनेजमेंट स्किल के मामले में एक उनकी अपनी एक साख रही है अमित शाह की। इसको तो लगभग सभी लोग मानते हैं। यदि अमित शाह के ऊपर करप्शन के कोई चार्जेज होते और वही वो चार्ज सीटेड यदि वो होते, तो किसी भी सूरत में अमित शाह को मैं इसमें इंडक्ट न करता अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में। दूसरी चीज, हमारा एक विश्वास है कि हमारी जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, हमारी कुछ स्टेट्स की लीडरशिप है, जो भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे काम करते हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कभी काम किया हो, भाजपा में आ गया, फिर भाजपा में एक स्ट्रेचर उसने हासिल कर ली, ऐसे लोग क्रिमिनल एटीट्यूड के होंगे इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। जैसे नरेंद्र भाई के ऊपर भी 2002 का जो रायट है उसको लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, मैं भी चीफ मिनिस्टर रहा हूं, मैं जानता हूं अरुण जी, कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा कभी भी कि हमारे चीफ मिनिस्टर रहते हुए हमारी स्टेट में एनार्की पैदा हो। कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर वहां के थे तभी कोई एक दंगा हो गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेट था, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सबको उसकी पीड़ा हुई थी जिस प्रकार का दंगा वहां पर हुआ था। और लेकिन कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही है। आज देखिए समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट है जो अपने को सबसे बड़ा सेकुलर मानती है वो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कितने उनके 1 साल के अंदर लगभग मैं समझता हूं 10 से ज्यादा, मिनिमम 10 से ज्यादा कम्युनल टेंशन अथवा कम्युनल राइट्स की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन यह क्रेडिट जानी चाहिए नरेंद्र मोदी को। केवल अनफॉर्चुनेटली जो ही वह चीफ मिनिस्टर बने थे यह गोधरा का कांड हो गया, लेकिन उसके बाद एक भी वहां पर कोई दंगा नहीं हो पाया। और डेवलपमेंट जो गुजरात में उन्होंने किया है वह डेवलपमेंट कास्ट, क्रीड अथवा सेक्ट के आधार पर नहीं किया है। यदि कास्ट, क्रीड अथवा सेक्ट के आधार पर किया होता तो मैं समझता हूं कि लोग यह न कहते कभी कि गुजरात में इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है, यदि कहीं पर भी पार्शियलिटी की होती। लेकिन आज मैं ही नहीं, सारे अच्छे इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि नहीं बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और मॉडल स्टेट बन गया है डेवलपमेंट के मामले में। और केवल मैं ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी 2007-8 में प्रशंसा की है वहां के डेवलपमेंट की। और उतना ही नहीं, यूएस माने अमेरिका जो देश का सबसे ताकतवर और धनवान देश माना जाता है, उस अमेरिका ने भी अपने रिसर्च पेपर में यह कहा है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अनकरप्टेबल। आपको नहीं लगता राजनाथ जी की आप इतनी जो प्रशंसा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, आपके पार्टी के अंदर इससे और टेंशन बढ़ जाएगा? क्योंकि एक तरह कई लीडर्स ये कहते हैं
कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, मैं आ रहा हूं, रमन सिंह मुख्यमंत्री है, आप एक ही मुख्यमंत्री को इतना प्रोजेक्ट नहीं, आपने केवल उनके बारे में पूछा इसलिए मैंने इतना कहा। यदि आप शिवराज सिंह चौहान के बारे में पूछें तो मैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे उस मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, मध्य प्रदेश जैसे एक बीमारू स्टेट को उससे बाहर निकाल लाने में सफलता प्राप्त की है। आज उस मध्य प्रदेश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 11% से अधिक हो गई है और हिंदुस्तान का अकेला स्टेट है वह मध्य प्रदेश जहां पर की एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 19% तक पहुंच गई है। मगर ये इंडिपेंडेंट इंडिया मगर नरेंद्र मोदी इज नॉट फर्स्ट, इज ही फर्स्ट अमंग इक्वल्स? जैसे फर्स्ट अमंग इक्वल्स बहुत मुख्यमंत्री है, उनमें अव्वल नंबर पर नरेंद्र मोदी है इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी, एक्सपीरियंस, वो तो आपने उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो तो सीनियर हैं, जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उसमें सीनियर हैं, ये हमारे सभी चीफ मिनिस्टर मानेंगे। अब जैसे शिवराज सिंह जी ने काम किया है वैसे डॉक्टर रमन सिंह जी का छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस बहुत ही बड़ी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। एक चीज अरुण जी थोड़ा सा इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हर स्टेट की एक अपनी नेचर होती है, हर स्टेट की कुछ अपनी समस्याएं अलग होती हैं और इसलिए हर चीफ मिनिस्टर अपने अपने तरीके से उसे करने की कोशिश करता है। और हमारे सारे चीफ मिनिस्टर ने, चाहे वो हमारे नरेंद्र भाई हों, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हों, अथवा चाहे डॉक्टर रमन सिंह हों, चाहे मनोहर पर्रिकर हों, थोड़ा समय मिला है हमारे जगदीश शेट्टर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को। देखिए आपने कितनी ऑनेस्टली उन्होंने आपकी बात मैं समझ गया, मगर एक कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें राजनाथ जी। एक तरफ है परसेप्शन, दूसरी तरफ है फीडबैक। अमित शाह वाले सवाल में आपने मुझे आंसर दिया कि ये जो सोहराबुद्दीन शेख और कौसरबी के केस के बारे में जो चल रहा है, आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति आपके पार्टी से इस तरह से उभरा है वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, वो हुआ परसेप्शन। दूसरी बात हुई राजनाथ जी फीडबैक। जब 2007 में नरेंद्र मोदी को ड्रॉप किया गया था पार्लियामेंट्री बोर्ड से, तब भी आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 6 साल जब इंडक्ट किया था तब भी आप, तब मैंने ही इंडक्ट किया था। जब आप बिल्कुल। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने इस बार कहा कि द डिसीजन टू अपॉइंट हिम इज बेस्ड ऑन पब्लिक फीडबैक, द डिसीजन टू इंक्लूड हिम इन द पार्लियामेंट्री बोर्ड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द पीपल। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ये क्या फीडबैक था देखिए 2007 में जिसके कारण वो पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाए गए थे? जो मैंने कहा है पहले तो मैं वो बतलाना चाहता हूं। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में उस समय मैंने ही इंडक्ट किया था जब एडहॉक 1 साल के लिए मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था। बाद में कुछ लोगों ने मुझे यह बतलाया कि सामान्यतः चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं होते हैं। किन लोगों ने? नहीं, अब वो नाम मैं नहीं बतलाना चाहूंगा। आपके पार्टी के कुछ लोगों ने तर्क दिया, कुछ लोगों ने तर्क दिया एंटी मोदी कैंप। नहीं, एंटी मोदी कैंप नहीं है हमारे यहाँ लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तर्क दिया। जब तर्क दिया तो उस समय चूंकि हमारी बहुत जानकारी नहीं थी, सेंट्रल पॉलिटिक्स का मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं। तो मैंने इस आधार पर, क्योंकि हमारी एक नेचर में है कि मुझे जो जस्टिफाइड लगता है वही करने की मैं कोशिश करता हूं, तो उस समय मैंने बिना किसी से बात किए मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा बाद में जब मैंने बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो उसमें इस प्रकार का बार, इस प्रकार का प्रतिबंध कहीं नहीं था। तो जब मुझे दूसरी बार जब अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी का पार्टी प्रेसिडेंट बनते हुए, तो मैंने पहले यह देखा कि हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई वैकेंसी है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि एक केवल वैकेंसी थी। तो वह एक वैकेंसी में चूंकि एक सीनियर लीडर वह भी हो चुके हैं तो उनको हमने शामिल कर लिया। यदि 2 वैकेंसी होती तो हम किसी अपने दूसरे चीफ मिनिस्टर के बारे में भी विचार कर सकते थे अथवा किसी दूसरे पार्टी लीडर के बारे में भी इंडक्ट करने के संबंध में विचार कर सकते थे। कितना टेंशन था पार्टी में उसको लेकर? कोई टेंशन नहीं। कहा जाता है कि कई वरिष्ठ नेता चाहते थे कि नरेंद्र मोदी अकेले मुख्यमंत्री नहीं हो जो इंडक्ट किए जाए, क्योंकि उसे एक तरह से लोग कहेंगे कि प्रमोशन हो गया है और फिर इट इज वन स्टेप टू डिक्लेयरिंग हिम एज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ऑफ द बीजेपी। फिर मैं इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, ईश्वर को साक्षी मानकर मैं कहता हूं, ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं कि हमारे लिए ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। कि हमसे किसी ने नहीं कहा कि वैकेंसी एक है, आप 2 को इसमें शामिल कर लीजिए, नरेंद्र मोदी को भी और शिवराज सिंह को। हाँ, नरेंद्र मोदी को अपोज किया गया? अपोज किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया।
ये एक बहुत अभी क्योंकि ऐसा कि इंडक्शन तो मैंने किया था, ये जो प्रधानमंत्री वाला मुद्दा है, राजनाथ जी, आपको शायद लग रहा है मैं बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूं इस प्रधानमंत्री वाले मुद्दे पर, बट आई कैन अश्योर यू राजनाथ जी की सारे देश में, आपने मीडिया में देखा होगा, एक तरह से डिस्कशन चल रहा है और लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपका पोजीशन क्या है। तो आपने ही मुझे ये कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या आप मानते हैं कि आपके पार्टी कार्यकर्ता में से, that among your party workers there is a strong voice that you project नरेंद्र मोदी and the BJP will do better? क्योंकि पिछली बार 3% आपके वोट शेयर घटी थी। क्या आपको लगता है कि आपके पार्टी कार्यकर्ता ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाए 2014 में? वैसे पार्टी कार्यकर्ताओं से मैंने कोई बातचीत नहीं की थी, लेकिन जब कभी भी कहीं थोड़ी बहुत चर्चा होती है तो अथवा वैसे भी कहीं मीटिंग वगैरह होती है तो अपना मैं देखता हूं कि एक मोदी का क्रेज है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। किस तरह का क्रेज है? लोग चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि उनको नेशनल टीम में आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। नेशनल टीम में नहीं, और आगे प्रोजेक्ट करके 2014 के लिए? नहीं, ये तो हमको अभी सीधे किसी ने नहीं कहा। मगर आपको सेंस क्या लगता है, जैसे फीलिंग जो आप कहते हैं मोदी क्रेज? मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूं, बहुत सारे जो सेंस मुझे होते हैं अथवा जो थोड़ी फीडबैक जो कुछ भी मिलती है उसको यदि मैं शेयर यदि करता हूं तो अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही शेयर करता हूं, बाहर शेयर नहीं करना चाहता। थोड़ा यू है राजनाथ जी, आप इतने वरिष्ठ पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ कह के फिर क्यों रुक जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आपने कुछ कहा अभी, कुछ मैं समझता हूं कि हमारा फ्लो टूटा नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं आपको ये सवाल 2-3 बार और करूंगा, बुरा ना माने। नहीं, बिल्कुल नहीं। और 3 बार नहीं, 10 बार। देखिए ये क्या है कि आप ये कहते हैं कि कई सारे आपने ये भी कहा बहुत सारे केपेबल कैंडिडेट्स हैं, मोदी भी है, ये आपके बाकी लीडर्स कहते हैं, आप ज्यादा कहते हैं, आप कहते हैं मोदी क्रेज है। तो क्या आप मानेंगे कि इस वक्त पॉपुलर परसेप्शन में इस वक्त मोदी फ्रंट रनर है? क्योंकि आपने भी इस बात को कहा इस पर अहमदाबाद जब आप गए थे, आपको लगता है पॉपुलर परसेप्शन पे मोदी फ्रंट रनर है? जो सर्वेज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, हाउ मेनी पीपल शुड बी प्राइम मिनिस्टर वगैरह, इन पर आप भरोसा रखते हैं? फ्रंट रनर और बैक रनर का जहां तक सवाल है, यह सवाल तो तब खड़ा होता है जबकि किसी भी प्रकार की प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में दौड़ होती हो। भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी में चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट को लेकर अथवा प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट को लेकर कभी कोई दौड़ नहीं हुई। इसलिए किसी के फ्रंट रनर अथवा वो सेकंड रनर अथवा बैक रनर ये सब होने का पॉपुलैरिटी इज एन इशू। जैसे लालकृष्ण आडवाणी जी सबसे पॉपुलर लीडर थे और सबसे वरिष्ठ लीडर थे 2009 में, और उनको इसलिए प्रोजेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। उसके बावजूद मनमोहन सिंह जी जीत गए। आज लोग कहते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी इज द टॉलेस्ट लीडर, वरिष्ठ लीडर, मगर नरेंद्र मोदी। और मैं आडवाणी जी के बारे में भी कहना चाहता हूं, हमारे आदरणीय अटल जी आडवाणी दोनों के बारे में, कि पार्टी को जो आज बीजेपी को जो हाइट मिली है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है की शिकायत हमारे इन दो नेताओं का है। मगर मेरा सवाल यह था कि 2009 में वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर थे, इसलिए प्रोजेक्ट किए गए। इसलिए लॉजिकल तो ये बात होगी ना कि 2014 में भी आप सबसे अपने पॉपुलर लीडर को प्रोजेक्ट करें। अब क्या होता है, अब मैं अकेले, मैंने कहा ना मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूं, मैं उस फोरम को प्रिसाइड करूंगा जिस फोरम में यह डिसीजन। बट पॉपुलैरिटी इज अ फैक्टर। अब क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने के लिए, इसका भी डिसीजन अल्टीमेटली तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ही। कैन यू प्रोजेक्ट समवन हु इज फार लेस पॉपुलर देन नरेंद्र मोदी? अब ये इसका सही जवाब अरुण यदि कोई दे सकता है तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही दे सकती है, मैं अकेले नहीं दे सकता हूं। तो आपने क्यों कहा कि 2014 में लोग भारत के लोग विल टीच द कांग्रेस पार्टी ए लेसन, जिन्होंने मोदी को यमराज के साथ कंपेयर? भारतीय जनता पार्टी की लेड जो गवर्नमेंट 6 वर्षों तक इस देश में रही है, अथवा इस समय इस देश के कुछ स्टेट्स में जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, यदि उनके परफॉर्मेंस की
और साथ ही साथ कांग्रेस गवर्नमेंट अथवा कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन यदि इस देश की जनता करेगी तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगी कि इस देश को गुड गवर्नेंस यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार तो आपको नहीं लगता नरेंद्र मोदी हर जगह पे अपने आप को गुड गवर्नेंस की बात करते हैं? गुजरात के बारे में आपने खुद कहा, तो उनको प्रोजेक्ट करके गुड गवर्नेंस का भी प्रोजेक्शन हुआ, व्यक्ति का भी प्रोजेक्शन। हम यहां तक गुजरात के गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वहीं पर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की भी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, उनके भी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हमारे मनोहर पर्रिकर गोवा के, उनके गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हम अपने जगदीश शेट्टर ने जो भी थोड़े समय काम किया उनके गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। मगर जगदीश शेट्टर क्रेज तो नहीं है, मनोहर पर्रिकर क्रेज तो नहीं है, रमन सिंह क्रेज नहीं है, आपने खुद कहा मोदी क्रेज है। नहीं, अपनी अपनी स्टेट में सबका है। अपनी अपनी स्टेट में है सबका। 3 इंडेक्स हो सकते हैं, पॉपुलैरिटी, सीनियरिटी और राजनाथ जी एक्सेप्टेबिलिटी। अब राणो जी, इंडेक्स क्या होगा, क्या पैरामीटर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के संबंध में डिसीजन करने के लिए? इन पैरामीटर्स के संबंध में भी यदि विचार करना होगा तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही हम लोग विचार करेंगे। मगर आप ये मानेंगे कि पॉपुलैरिटी के अलावा सीनियरिटी और एक्सेप्टेबिलिटी भी जरूरी होंगे? मैं देखता हूं कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या फैसला करती है, क्या पैरामीटर्स रखे जाने चाहिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सेक्युलर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने चाहिए, तो इस सीधे सवाल का जवाब तो दीजिए राजनाथ जी। पूरा मैं दूंगा, बहुत सीधा सवाल भी है, इसलिए सीधा जवाब देने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए कि उन्होंने सच क्योंकि लोग आज ये जो इंटरव्यू है इसमें राजनाथ जी आपसे सुनना चाहते हैं आपके पोजीशन के बारे में, ये सब जो मुद्दे हैं जो देश में बातचीत चल रही है। तो सवाल आपसे सीधा ये है कि जून 2012 में नीतीश कुमार ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगले प्रधानमंत्री एक सेक्युलर क्रेडेंशियल्स वाले व्यक्ति होने चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री के मुद्दे को छोड़ के आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इज अ सेक्युलर मैन? देखिए, डू यू बिलीव नरेंद्र मोदी इज अ सेक्युलर मैन? पहले तो नीतीश जी का जो स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्युलर होना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूं। ये सेक्युलर कंट्री है और मोस्ट सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी इस कंट्री की यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? कास्ट, क्रीड और सेक्ट की पॉलिटिक्स यदि किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है, और इस देश की सबसे कम्युनल पार्टी यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने लंबे समय तक इस देश में हुकूमत की है, इंडिपेंडेंट इंडिया में, आजाद भारत में, लेकिन हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इन सब के बीच जो भाईचारे का रिश्ता स्थापित करना चाहिए था, यह कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है। केवल बराबर एक दूसरे के प्रति भय पैदा करके, एक कम्युनिटी का भय दूसरे कम्युनिटी के मन के अंदर पैदा करके इन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है। भारतीय जनता पार्टी कास्ट, क्रीड अथवा सेक्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती। हां, यह मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स के द्वारा भरपूर बदनाम करने की कोशिश की गई है। यदि हम करते तो मैं समझता हूं हम इस सिद्धांत को कभी न स्वीकार करते कि जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं जी। इसे ही कहते हैं इंसाफ और इंसानियत की राजनीति। तो इस देश में इंसाफ और इंसानियत की राजनीति यदि करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इसीलिए जनता दल यू जैसी पॉलिटिकल पार्टी का पिछले 18 वर्षों से अलायंस इस भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। जो मेरा दूसरा सवाल था, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सेक्युलर है? हाँ, बिल्कुल सेक्युलर है। सेक्युलर है? हाँ, बिल्कुल सेक्युलर है, बिल्कुल सेक्युलर है। धारणा राइट विंग है, शायद गुजरात 2002 का जो एक मुद्दा चल रहा है उसके कारण। देखिए, गुजरात का 2002 का दंगा तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा, सब मानते हैं, उन्होंने भी माना है और मैं भी मान रहा हूं, सभी मानते हैं। अब केवल 2002 का ही दंगा नहीं है, देश में जहां भी कम्युनल राइट्स हुए हैं सभी अनफॉर्चुनेट हैं, सभी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जो भी दंगे होते हैं सारे दंगों को कंडेम किया जाना चाहिए। हमारी ये निश्चित धारणा है कि इस भारत में जो भी पैदा हुआ है, भारत माता की कोख से जो भी पैदा हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। यह मानकर ही जो पॉलिटिकल पार्टी चलेगी वही भारत को महान भारत बना सकती है।
वही भारत को दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में लाकर खड़ा कर सकती है। और हम इसी आइडियोलॉजी के आधार पर, इसे यदि आइडियोलॉजी आप न कहें, इसी पॉलिटिकल थॉट के आधार पर ही हम अपनी पार्टी को चला रहे हैं। मैं यह बात बहुत ही दो टूक शब्दों में इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारा यह संदेश देश की जनता तक पहुंच जाए। और मैं देश के सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति और सभी पंथ के लोगों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि हम इसी सोच के आधार पर काम करने वाले हैं। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स वाले बराबर एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके बहकावे में न आए देश की जनता, यह मैं नरेंद्र मोदी आप कहते हैं सेक्युलर है, सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के व्यक्ति। बिल्कुल। बीजेपी में कम्युनल व्यक्ति सरवाइव कर ही नहीं सकता। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार का जो कमेंट था वो नरेंद्र मोदी पर केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी थे उस कमेंट के? आपका एनालिसिस क्या है इस पर? नहीं, हमारी एनालिसिस ये है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने नरेंद्र भाई को टारगेट करके कभी कुछ कहा हो। नरेंद्र मोदी को ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाएगा तो बीच में आपने देखा होगा कि इधर हाल में स्टेटमेंट जो नीतीश जी का आया था, नीतीश जी ने किसी ने कांग्रेस की कोई बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की प्रशंसा कभी नहीं कर सकता। और जानते हैं कि इस कांग्रेस ने इस देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। और मैं सच बताऊं कि इस देश में जो आज गरीबी है, आज इस देश में जो बेरोजगारी है, और आज तक हमारा उनके 53-54 ईयर्स की गवर्नेंस के बावजूद सबसे ज्यादा हुकूमत कांग्रेस ने की है इस देश में। इस देश को डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में नहीं खड़ा कर पाए, इसके लिए पूरी तरह से रिस्पांसिबल प्रेशर डाल रहे हैं नीतीश कुमार आप पर। मेरा अंडरस्टैंडिंग है राजनाथ जी की एक तरह से प्रेशर डाल रहे हैं पहले से इन एडवांस, क्योंकि उन्होंने कहा कि एनडीए शुड डिक्लेयर इट्स प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इन एडवांस। मुझे पता नहीं, आपने देखा होगा, आप मीडिया को बहुत फॉलो करते हैं, जेडीयू के हर दूसरे व्यक्ति ये कहते हैं कि बीजेपी को डिसाइड करना चाहिए, नेम करना चाहिए, सेक्युलर व्यक्ति चाहिए। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सेक्युलर है, क्या आपको लगता है जेडीयू के लिए नरेंद्र मोदी सेक्युलर होंगे? एक अरुण जी, मैं कहूंगा कि नीतीश जी का एक और स्टेटमेंट है, उसको भी देख लें। किसी भी अलायंस में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसी का प्रधानमंत्री बनता है। यह भी नीतीश जी का ही स्टेटमेंट है। और आज भी किसी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि ये बीजेपी को डिसाइड करना है। नहीं, आप बहुत विनम्रता से विद ग्रेट ह्यूमिलिटी आई वुड लाइक टू हम्बली डिसएग्री, और उसका मैं कारण आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं। जी हाँ, बिल्कुल करिए। नीतीश जी का ये जो इंटरव्यू है, जिसके बारे बहुत चर्चित इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा, पहले का कि आज का? 2012 वाला इंटरव्यू है। मुझे तो नहीं लगता कि पॉलिटिकल लीडर कुछ कहे उसका महत्व आज नहीं हो। 10 महीने हो गए, वो महत्व तो होगा उसका। तो उन्होंने कहा चार पांच चीजें कही। एक कहा डिक्लेयर लीडर इन एडवांस, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा लीडर शुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ अलायंस। अच्छा, तीसरा कहा सेक्युलर क्रेडेंशियल्स। चौथा जो लोगों ने कहा लगा उनको कि ये एकदम डायरेक्ट अटैक है मोदी पर, उन्होंने कहा कि शुड नॉट हैव रफ एजेस टू हिज पर्सनैलिटी, एब्सोल्यूट फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और बोला एन अलायंस कैन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ओनली इफ द लीडर इज सीन एज एकोमोडेटिंग। और जब उनको पूछा गया कि आप फोर्स करेंगे इस इशू को इलेक्शन के पहले, तो उन्होंने कहा मैं कह चुका हूं कि एनडीए को वेल इन एडवांस बिफोर द इलेक्शंस डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये तो उन्होंने कहा है। तो मैं समझता हूं कि क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, इसकी उन्होंने केवल चर्चा की है। तो इसमें फिर नरेंद्र मोदी अथवा अन्य कोई नेता कहां से आ जाता है? आ जाते हैं नहीं। इसमें कारण ये है, और इसलिए मैं समझता हूं कि यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सीधे नीतीश जी से सवाल पूछ सकते हैं आप। नीतीश जी से जरूर, नीतीश जी मैं जानता हूं जरूर, मगर ये फीलिंग है राजनाथ जी की, क्योंकि ये प्रेशर आ रहा है, शायद भारतीय जनता पार्टी ये जो मुद्दा है प्रधानमंत्री वाला मुद्दा, ये इलेक्शन के बाद ही तय करेगी। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने पहले भी कहा कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को डिसीजन करना है, कौन प्रोजेक्ट होगा, नहीं होगा तो कब होगा, यह सब सारा फैसला जो भी करने का अधिकार प्राप्त है तो केवल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही प्राप्त है। इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। नहीं तो मैं जानता हूं आप जितना परिश्रम कर रहे हैं पूछने के लिए मैं उसको जाया ना होने देता। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हमारे एक माने जाने इस देश के इस समय हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की एक हस्ती हैं अरुण जी, मैं आपको इतना परेशान ना करता। राजनाथ जी, आपने मुझे
सीधा सवाल नहीं दिया है इस पर, मगर आपने एक महत्वपूर्ण चीज कहा है कि आपको लगता है नरेंद्र मोदी सेक्युलर है, मगर नरेंद्र मोदी ही सेकुलर, भारतीय जनता पार्टी भी सेकुलर है और भारतीय जनता पार्टी में कम्युनल व्यक्ति को कोई जगह नहीं। बुरा ना माने, मैं तो सिर्फ सीधा सवाल करता हूं। राजनाथ जी, आपको कई सालों से मैंने फॉलो किया है एज ए रिपोर्टर, आप मुख्यमंत्री थे, लखनऊ में जाके आपका इंटरव्यू किया है। आप हमेशा एक बात कहते हैं, जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी पार्टी से मैं उसको रखूंगा। तो ये थियोरी है राजनाथ जी आजकल कि राजनाथ सिंह ही फाइनली इमर्ज करेंगे एज द कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बिकॉज ही विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू द एलाइज। दो चीजें, ही इज द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड ही विल बी मोर एक्सेप्टेबल। नहीं, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो टू द एलाइज, मेरे लिए बेहद खुशी का क्षण वह होगा जिस दिन मेरे प्रेसिडेंट रहते हुए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी और हम लोग जिसको भी प्रोजेक्ट करेंगे वह एक्सेप्टेबल होगा हमारे सारे एलाइज को। अरुणो जी, पूरी तरह से इस संबंध में आप आश्वस्त रहिए, आपको विश्वास दिलाता हूं। फिर आप अपने आप को लेकिन मैं तो प्रेसिडेंट हूं, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। कई भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं जो प्रोजेक्ट किए जा चुके हैं। नहीं, इस समय प्रेसिडेंट रहते हुए हमारे यहां कोई नहीं प्रोजेक्ट हुआ रहते हुए, मगर आप अपने एम्बिशन को अंडरमाइन क्यों? आर यू नॉट एम्बिशियस? नहीं, एम्बिशन क्या होती है? हमने तो जो अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, उस समय तो कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे कि जनसंघ अथवा भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आएगी, हमारी सरकार बनेगी। उस समय राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते हुए हम लोगों के नेता, अटल जी हों, आडवाणी जी हों, भंडारी जी हों, ठाकरे जी हों, ये सब लोग यही कहते थे कि हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बल्कि एक सेंटेंस बोला करते थे लोग, कहते थे ध्यान रखना, तुम लोग राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हो तो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। नहीं, मगर ये पहले भी हो चुका है, क्योंकि आप कंसेंसस कैंडिडेट बन गए थे। कौन? उत्तर प्रदेश के, जब आप मुख्यमंत्री बने तो उस समय का माहौल क्या था राजनाथ जी? माहौल यह था कि बहुत एक तरह से फैक्शनल फाइट था। एक फैक्शनल फाइट के तौर पे उस समय आप शायद मंत्री थे। नहीं, मंत्री नहीं, सेंटर में, आप सेंटर में ट्रांसपोर्ट, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और उस फैक्शनल फाइट के बीच में आपको रखा गया, और जो 2 साल आप वहां पे रहे, यू अर्न्ड द नेम ऑफ अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर। उस समय भी तो आपने प्लान नहीं किया था, मगर एक फैक्शनल फाइट, बहुत इतने डिफरेंसेस थे कि राजनाथ सिंह को आना पड़ा सामने। नहीं, उसमें ऐसा था कि राम प्रकाश जी भी एज ए चीफ मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन थोड़ी एज अधिक हो गई थी, उनकी हेल्थ को देखते हुए शायद सेंट्रल लीडरशिप ने फैसला किया होगा कि अब चुनाव का समय आ रहा है, ज़्यादा परिश्रम करना होगा, इसलिए किसी यंग को चीफ मिनिस्टर को वहाँ भेजा जाना चाहिए, इसलिए मुझे भेजा होगा। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर और उस समय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। नहीं, मगर उस समय क्या था? फैक्शनल फाइट तो था। जब राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री थे, इतनी फैक्शंस बन गई थी भारतीय जनता पार्टी की। कोई फैक्शन देखिए, राम प्रकाश जी बहुत सीनियर लीडर नहीं, वो सीनियर लीडर थे, मगर फैक्शनल फ्यूड। राम प्रकाश जी की सबसे बड़ी कलाई थी सबको साथ लेकर चलने वाले एक ऐसे हमारे वो। नहीं, मगर मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल है कि कई सारे फैक्शंस थे और राजनाथ सिंह को आना पड़ा। अभी भी भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कहते हैं that the party is divided, that there are many camps within the party। राजनाथ सिंह, बिल्कुल, हमारे यहाँ कोई कैंप नहीं है, पूरी पार्टी यूनाइटेड है हमारी। ये बात मैं जानता हूं, हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो है कॉमन मासेस में यही कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी में इनफाइटिंग है, और कई बार मैं इसका क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं। जैसे इनफाइटिंग यदि इस आजाद भारत में यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा रही है तो 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्हें हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, एक कांग्रेस और एक कम्युनिस्ट। आपने देखा होगा कि अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कांग्रेस हो अथवा कम्युनिस्ट पार्टी, इनका वर्टिकल डिवीजन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 6 बार वर्टिकल डिवीजन हुआ है। लेकिन बीजेपी हिंदुस्तान की अकेली एक पॉलिटिकल पार्टी है कि जब से हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी भारत की इस राजनीति में प्रारंभ की है, तब से हमारा 1 बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। भले ही 1, 2, 4 लोग आए होंगे, चले गए होंगे, यह तो हुआ होगा, लेकिन डिवीजन नहीं हुआ। इसलिए हम, एक खूबी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है।
क्योंकि हमारी किसी फैमिली की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, किसी इंडिविजुअल की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इससे इंटरनल डेमोक्रेसी होने के नाते किसी पर्टिकुलर इशू पर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर यदि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई तो औड़ो जी आप लोग कह देते हैं कि बीजेपी के अंदर फाइटिंग है, क्या यह इंटरनल डेमोक्रेसी मगर जैसे विजय गोयल आपके पार्टी के लीडर है, 7 अप्रैल को 6 अप्रैल को आप अहमदाबाद में थे, 7 अप्रैल को उन्होंने कहा कि द नेक्स्ट गवर्नमेंट एट द सेंटर विल बी फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ एल.के. आडवाणी एंड नोबडी एल्स। फिर बाद में रिट्रैक्शन किया उन्होंने, मगर दैट वाज अ फोर्स्ड रिट्रैक्शन। नहीं, तो उन्होंने तो लोगों को लगा कि राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, जुगलबंदी है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दिल्ली में विजय गोयल आडवाणी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई जुगलबंदी नहीं है। और उस संबंध में विजय गोयल ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, क्योंकि देखिए आडवाणी जी का जहां तक प्रश्न है, आडवाणी जी भी जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट हुए थे उस समय भी पार्टी का प्रेसिडेंट मैं ही था। मैंने सभी अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो हमारे मेंबर्स थे उनसे अलग अलग बात की। अलग अलग बात करने के बाद फिर मैंने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एकदम यूनानिमस यह डिसीजन हुआ कि 2009 में कि आडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए जी। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड के डिसीजन के फला ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा या फला ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, यह कोई नहीं कह सकता है। यदि वह कहता है तो उसके स्टेटमेंट को कभी ऑथेंटिक नहीं माना जाना चाहिए। 2014 का जो चुनाव होगा, विल इट बी अ बैटल ऑफ पर्सनालिटीज और विल इट बी अ बैटल ऑफ इश्यूज? राजनाथ जी, पिछले एक हफ्ते में जो डिबेट चल रहा है देश में, वो मोदी वर्सेस राहुल, राहुल वर्सेस मोदी, मोदी एट फिकी, राहुल एट सीआईआई, आपने देखा होगा। वी सीम टू बी टॉकिंग कॉन्टेस्ट। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है ये पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट वाली बात सिर्फ मीडिया में है या लोगों में भी है? Will 2014 see personalities being projected in the election? देखिए, पॉलिटिक्स में पर्सनालिटी का भी एक अपना महत्व है और पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, उसका जो पॉलिटिकल थॉट है, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, इन सब सारी चीजों का भी महत्व है। ये सब जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। बातचीत तो पर्सनालिटीज की ज्यादा हो रही है आजकल। जी, इसके बारे में तो आप लोग ये बतला सकते हैं अरुण जी की ये क्यों हो रही है ज्यादा। तो अब इसके बारे में मैं तो बतला नहीं सकता, क्योंकि क्या आपको लगता है लोग चाहते हैं इट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द पीपल और इज इट इमर्जिंग आउट ऑफ द मीडिया? नहीं, इसका सही जवाब यदि कोई दे सकता है तो हमारे मीडिया के ही मित्र दे सकते हैं, और इसका सही जवाब तो मैं तो दे नहीं सकता। मैंने बता दिया। मीडिया ठीक कर रही है कि गलत कर रही है? पर्सनैलिटीज के बारे में बातचीत करके इज द मीडिया डूइंग द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग? बाबा, इस समय मीडिया के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। मीडिया का इसमें बहुत ही इफेक्टिव रोल है, इसलिए मीडिया पर मुझसे एडवर्स कमेंट मत कराइए। 2014 के इलेक्शन में 2 और सवाल है आपसे राजनाथ जी। यू कैनॉट विन एन इलेक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ नेगेटिव campaign. Agreed. And I get a feeling that so far, whatever BJP leaders say is more speaking ill of what the UPA has done. Is that not one of the failures of the BJP, that even now there is only talk of a negativities around the UPA? What is your own agenda? देखिए, हमारा ये कहना है कि बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी केवल नेगेटिव्स के आधार पर ही जनता का वोट नहीं हासिल करना चाहेगी। हम पॉजिटिव इश्यूज लेकर जाएंगे कि यदि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम एजुकेशन सेक्टर में क्या करेंगे, हेल्थ सेक्टर में क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इन सब सारी चीज़ों पर हम जनता को बताएंगे। और यह करने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र के स्तर पर एक अपना विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रही है। शायद कांग्रेस के पास विजन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, लेकिन हम अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। उसी आधार पर हम अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और जनता के बीच इसे लेकर जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के नेगेटिव्स की जो हम चर्चा कर रहे हैं वह इसलिए करने की आवश्यकता पड़ती है, 6 साल तक हम लोगों ने भी गवर्नमेंट चलाई है। महंगाई को, यानी इसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस को पूरे 6 साल तक पूरी तरह से कंट्रोल्ड रखने में हमको सक्सेस हासिल हुई थी। फिस्कल डेफिसिट हमारी कंट्रोल थी। उस समय हमारी कंट्री करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री थी और कांग्रेस के रिजम आते ही करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री बन गई। रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले ठीक थी। आज रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कितनी नीचे चली गई है। जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने 1998 से लेकर 2004 के बीच 6 करोड़ 70 लाख 6 करोड़ 70 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी। इन्होंने 2004 से लेकर 9 के बीच केवल 27 लाख
जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। तो इन सब चीजों की चर्चा तो जनता के बीच करनी ही होगी ना, लेकिन केवल यही चर्चा के द्वारा हम वोट हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। जनता का कंसेप्ट बीजेपी के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो, इसलिए हम जनता को यह भी बताएंगे हमारी गवर्नमेंट आएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में क्या करेंगे, हम यह सब कुछ बताएंगे। क्या आपको लगता है कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेगी? अब यह तो उनका इंटरनल अफेयर है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ये हिम्मत न कर पावे कांग्रेस पार्टी। मैंने हमारा ये मानना है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंट कई स्टेट्स में हो चुके हैं इस प्रकार के कैंपेन के। और उसमें क्या खामी रही है, आपको क्या लगता है? खामी नहीं, लेकिन जो कांग्रेस को सक्सेस मिलनी चाहिए थी, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो कैंपेन हुआ था, लोग ये मानकर चल रहे थे कांग्रेस के लोग कि राहुल गांधी के जाने के बाद बिल्कुल करिश्मा हो जाएगा, अथवा कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में इमर्ज होकर खड़ी हो जाएगी उत्तर प्रदेश और बिहार में। ये राहुल गांधी के कैंपेन करने के बावजूद वो संभव नहीं हो पाया। नहीं, बहुत, तो मेरा ये अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अब काफी मगर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन है आपका कि हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हाँ, हिम्मत नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है। और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे, मैंने इसलिए कहा ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि किसी को प्रोजेक्ट करती है तो उसके बारे में यह विचार करती है कि हम इस व्यक्ति के कारण चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपका लोगों से आपने बातचीत करके? नहीं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, मैंने किसी से बात नहीं। आपको लगता है राहुल गांधी को अगर प्रोजेक्ट करे तो उनके लिए कंपेरेटिव डिसएडवांटेज होगा? अब वैसे तो यह इंटरनल अफेयर है कांग्रेस पार्टी का, हमको इसमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपने पूछा है तो मैं मानता हूं कि शायद प्रोजेक्ट करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि सामान्यतः लोग प्रोजेक्ट उसी को करते हैं जो कि कुछ जिसका अपना वोट बैंक हो, जो जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, इन सब चीजों का भी ध्यान रखते हैं लोग। आपको नहीं लगता राहुल गांधी कर पाएंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट जो हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार में उनके कैंपेन के बाद, जिस प्रकार के रिजल्ट की अपेक्षा की जा रही थी वैसा रिजल्ट आया नहीं। इस कारण मेरा यह ऑब्जर्वेशन है। उनके बारे में कोई एडवर्स कमेंट नहीं करना चाहता हूं। यह तो कांग्रेस का इंटरनल अफेयर है, कांग्रेस जो भी डिसाइड करना उनको प्रोजेक्ट करना चाहती है तो करे, हमको कोई आपत्ति नहीं। राजनाथ जी, आपने काफी फ्रैंकली बात की है मेरे साथ। आई एम वेरी thankful to you for being frank. Some questions you have dodged. You've spoken on Mr. Modi. अब देखते हैं आगे 1 साल में क्या होता है. But thank you very much. Thank you very much for talking to me and for talking to me frankly. Thank you. On frankly. So nice of you. Thank you, Rajnath ji. बहुत बहुत धन्यवाद.